नमस्कार, जोहार। आपको स्वागत है झारखंड स्वतंत्र खबर में। जिस तरह से हम बता दें कि चुनाव जिस तरह से नजदीक आते जा रहा है, झारखंड विधानसभा चुनाव, और जो नेता हैं, चाहे पक्ष या विपक्ष की बात करें, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से कहीं ना कहीं लोग चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो केंद्र में बैठे लोग हैं और वो आते हैं झारखंड में, कई बयान दे देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग शायद उस पर संज्ञान नहीं लेते। लेकिन यही अगर जो विपक्ष है वो अगर कुछ बोलते हैं उस पर लगातार संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन झारखंड के एक ताजा मामला है कि इरफान अंसारी के बयान से सीता सोरेन पूरे नाखुश दिख रहे हैं और उसको लेकर के चुनाव आयोग भी गए हैं और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं उस पर भी संज्ञान ले रही है। उसी तरह से हेमंत बिस्वा जो है झारखंड के प्रभारी हैं बीजेपी का, वो भी कहीं बयान दिए हैं हुसैनाबाद को लेकर के। ये सब तमाम बात जानने के लिए लेखक इलेक्शन ढूंढू से जुड़ रहे हैं और उनको बयान जो है उसको कैसे देखते हैं। दादा जोहार। यार पहला तो सीता सोरेन का जो बयान सुने होंगे, जो इरफान अंसारी बोले हैं, माल साध उसी पर वो दुखी हैं और वो बोले हैं कि इरफान अंसारी को भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी है कि हेमंत बिस्वा भी हुसैनाबाद के लेकर के बयान दिए हैं, उस पर क्या आप प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने दोनों को जो है, दोनों विषय पर जो हकीकत है उसको मैंने करीब से देखा है। एक वीडियो जो है, जो यहाँ के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का, उसको क्या किया गया है, उसका वीडियो को काट के जोड़ के उसको डाला गया है। अगर आप उसका ओरिजिनल वीडियो आप देखेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, वो यह बोल रहे हैं कि जो भाजपा में जो दूसरे दलों से आए हैं वो नेताओं के लिए वो बोल रहे हैं कि वो जो है कि रिजेक्टेड माल है। अच्छा, इसमें कोई सीता सोरेन का मसला है ही नहीं। बोले भी हैं, नाम तो लिए नहीं, वो है ही नहीं और माफी भी मांगे हैं। तो ये क्या है कि भाजपा का आईटी सेल जो है वो ऐसे ही करता है। राहुल गांधी के बहुत सारे बयानों को आधा इधर से उधर टुकड़ा काट कूट के दिखा के, मतलब सांप्रदायिक दंगा करने का, और उससे उनको वोट मिलता है, ये करने के लिए ये करते रहते हैं, है ना। यही दुखद बात है। अब इसमें आप देखिए, निर्वाचन आयोग तुरंत संज्ञान ले लिया। उसके बाद मैंने देखा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी संज्ञान ले लिया। मतलब अद्भुत, मैं दंग रह गया ये सोच के। आप सोचिए कि मणिपुर में इतने महीनों से दंगे हुए, वहां पर लगातार हिंसा जारी है, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उस पर कोई कमीशन, कोई रिपोर्ट नहीं बना। आज तक मैंने देखा नहीं, कमीशन ने कोई टीम नहीं भेजा। और बताइए, यहाँ पे दौड़ दौड़ के आपने देखा होगा, उसके मामले में भी, घुसपैठे के मामले में भी आयोग पूरा दिल्ली से टीम आई, जांच करके तुरंत ताबड़तोड़ रिपोर्ट जारी किया। मतलब ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना आईटी सेल बना दिया है। यह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद मतलब समय है, या ऐसा कह सकते हैं। आप समझ लीजिए कि यह बहुत क्लियर चुनाव आचार संहिता का मामला है। उसमें बहुत क्लियर है कि कोई भी नेता किसी धर्म और जाति या इसके नाम पर वोट नहीं मांग सकता, या किसी को इस तरह से धर्म और जाति के नाम पर अपमानित नहीं कर सकता है। आप बताइए, उनके चुनाव उप प्रभारी भाजपा के और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं असम के, सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, संविधान के नाम पर शपथ खा के बैठा हुआ व्यक्ति, जो संविधान में जो है कि मतलब देश का संविधान कहता है कि यह देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। अब उसमें वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि देश के कोने कोने में बैठे हुए बाबर जो है उसको भगाना अभी बाकी है, लात मारकर भगाना है। बताइए, मतलब वो इनडायरेक्ट यही संदेश दे रहे हैं कि देश के मुसलमानों को जो है कि लात मार मार कर देश से भगाना है, यही है ना। तो यह बहुत दुखद है। चुनाव आयोग को संज्ञान ले लेना चाहिए तुरंत, और कई संगठन के लोग जाके चुनाव आयोग को जो है कि शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और हमने वो लोकसभा के समय में भी देखा, वहां देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, ये लोग ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे थे। आप देखे होंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पे जो वोट देने गए तो रोड शो कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया? इसलिए मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन आज इनका आईटी सेल बन के रह गया, और सारे संस्थाएं
अभी आपने देखा ताबड़तोड़ चुनाव के समय में ईडी आ रही है झारखंड में, अभी भी कई ऑडिट हो रहा है। ये बहुत दुखद है। मतलब देश को इन्होंने इतना मतलब बदनाम कर दिया, लोग समझते नहीं कि पूरी दुनिया में कैसे हमारे देश की छवि बन रही है, कि देश का एक एक इंस्टीट्यूशंस को इन लोगों ने खत्म करने का कोशिश किया है और हर चीज को अपना आईटी सेल बना कर रख दिया है। यह बहुत दुखद है। सब जगह, महाराष्ट्र हर जगह पे यही चल रहा है। अब यही है कि देश के लिए कि कैसे इन सब सारे संस्थानों को एक जो संवैधानिक संस्था है उसको बरकरार रखा जाए, यह बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए। लेकिन दादा, जिस तरह से अभी चुनाव है और ईडी के बाद की ईडी का रेट अभी लगातार बढ़ भी रहा है, और तो इसको कैसे देखें चुनाव के समय में? वो है, वो सबको पता है कि ईडी का वही विपक्षी नेताओं के पक्ष में रेड होता है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश का एक जारी हुआ, मध्य प्रदेश का एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि वहां का जो एक विभाग है वो विभाग जो है इतना ज्यादा ट्रक वसूली करती थी और वसूली कर करके जो है उसी का वसूली का पैसा जो है कुछ पत्रकारों को भी देते थे ताकि सरकार के खिलाफ न्यूज ना छापा जाए वगैरह वगैरह। क्या ईडी को वहां जाके उसको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? लेकिन उस समय नहीं करेंगे, वो तो क्लीन चिट खुद दे रहे हैं। जो नेता उनके पास घुस जाते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं, उसमें उससे कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उनको क्लीन चिट। अभी नायडू का आया, नायडू जी 300 करोड़ का घोटाला में जेल में गए थे। अभी जैसे ही सरकार उन्होंने केंद्र में बनाया बीजेपी के साथ, वैसे ही उनको जो है कि क्लीन चिट मिल गया। तो ये तो देश देख रही है। और विपक्षियों को, जैसे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर एक झूठा केस लगा के 5 महीना जेल में डाल दिया। ऐसा हमने देखा नहीं। उधर केजरीवाल का आप देख ही रहे हैं। तो जो भी विपक्ष में है, जो भी आवाज उठाता है उसको लोग कर, लेकिन ये देश के लिए सही नहीं है। लेकिन दादा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग एक हथकंडा बना लिए केंद्रीय एजेंसियों का, तो क्या देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? देश के लिए खतरनाक ही है। आप बताइए, इसके बाद अगर जो भी सत्ता में आएगा, अगर सही इंसान सत्ता में बैठा तब तो चीजों को ठीक करेगा। अगर सही इंसान प्रधानमंत्री नहीं बना मोदी जी के बाद में, तब तो वो क्या करेगा? तो मोदी जी तो ये करके रखे, इससे भी बहुत भयानक कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे संस्थानों को स्वादा खत्म कर देगा। तो ये बहुत मतलब गंभीर मसला है देश के लिए, इसलिए सोचना चाहिए। चलिए, देखिए, यह बयान जो है सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने यह बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। और इसको जो है कि आरएसएस एक कैंपेन की तरह चला रही है। आरएसएस प्रमुख या फिर वो हसबुल्ले जी, उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज को जो है जाति के नाम पर या फिर प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटना नहीं चाहिए। हमको लगता है यह दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए मैं कहता हूं कि आरएसएस का मूल एजेंडा यही था। जब आरएसएस बना था 1925 में, तो उसका मूल उद्देश्य क्या था? कि हिंदू समाज को एकजुट करना। अभी आरएसएस का 100 साल पूरा होने जा रहा है। अब समझिए कि हिंदू समाज एक नहीं हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि सबको हिंदू तो बोलते हैं, आदिवासी, दलित, ओबीसी को भी उसमें डाल देते हैं, लेकिन ये चाहते हैं सौन, खासकर ब्राह्मण लोग, वो चाहते हैं कि हम ही सबसे टॉप में रहें, हम ही सब जगह शासन करें, है ना? तो ऐसे कैसे चल सकता है? और बिखरने का मूल कारण यही है। आप समझ लीजिए, आरएसएस में देखिए 100 साल में क्यों आज तक कोई ओबीसी, दलित या आदिवासी उनका जो है कि आरएसएस प्रमुख नहीं बना? कोई नहीं ना बना भाई। तो इससे तो स्पष्ट है कि आप जो है कि सत्ता नहीं देना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम एकजुट हो जाए। तो जो लोग 15% जिनकी जनसंख्या, जिन स्वर्णों की जनसंख्या है, वो ऊपर में बैठना चाहते हैं, और 85% है उसको बोलते हैं कि हम सब लोग एकजुट होंगे हिंदू के नाम पर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। और सब उसमें यह भी बात है, एक तरफ आप हिंदू के नाम पर एकजुट होने का आह्वान करते हैं, दूसरी तरफ जब हक देने का बात होता है आदिवासी, दलित और ओबीसी को, तो कहते हैं कि आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। मतलब आदिवासी, दलित और ओबीसी को हक नहीं देना चाहता है लोग, सवन लोग, लेकिन हिंदू के नाम पर एकजुट करना चाहता है ताकि वो अपना सत्ता बरकरार रखे। क्योंकि ये सारा चीज आज क्यों बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो इसीलिए
कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ये मूलतः ओबीसी दलित और आदिवासियों को डराने का काम कर रहे हैं। क्यों डराने का काम कर रहे हैं? जिस तरह से राहुल गांधी ने जो जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी देने का जो अभियान वो चला रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, इससे ये पूरा स्वर्ण समाज हिल गया है। उनको लग रहा है कि जिस दिन जाति जनगणना देश में आ जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा कि किसकी हकमारी हो रही है। अब यहाँ तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर आदिवासी को उसका हक मिल रहा है, दलित को भी मिल रहा है। हाँ, बहुत ऐसे मामले में ये सवाल लोग झूठा सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट बना बना के दलित और आदिवासी का भी हकमारी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हकमारी किसका कर रहे हैं? ओबीसी का। तो इनको डर उसी बात से है कि ओबीसी को, देश के ओबीसी को जिस दिन पता चल जाएगा इनकी जनसंख्या लगभग 52% के आसपास है और उनको हिस्सेदारी कितना मिल रहा है? 10 के आसपास मिल रहा है, अधिक से अधिक। या अगर आरक्षण देखेंगे तो 27 है, तो 27 ही मान ले। तो आप समझ लीजिए कि जिनका जनसंख्या आप 50+ है, उनको 27, तो हक कौन मारे के ले जा रहा है? तो इसी से ये लोग डरे हुए हैं, इसलिए ये दिमाग में घुसाना चाह रहे हैं दलित, आदिवासी, ओबीसी, और खासकर ओबीसी के दिमाग, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने आप को हिंदू मानो, हमसे अलग ना हो, नहीं तो तुम कर। आप समझिए ना, देश में किससे डर इनको है भाई? मुसलमान कितने परसेंट है? 16%, 20 करोड़ मान लीजिए, है ना। उसके बाद दूसरा क्रिश्चियन बच गए, ईसाई। ईसाई कितना परसेंट? 2%, मुश्किल से 2-3-4 करोड़ है। कुल मिलाकर 20, मतलब 25 करोड़ मान लीजिए। फिर भी तो 75, 75 क्या मतलब, ये जनसंख्या जो अभी 100 मतलब 35 से 40 मान लीजिए, जनगणना इन्होंने किया नहीं डर से। जनगणना करता तो 40 तक से पहुंचेगा मान लीजिए। फिर भी कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जिस देश में लगभग हिंदुओं की जनसंख्या 80 करोड़ है, उनको डराया जा रहा है 20 करोड़ मुसलमानों से, 2 करोड़ ईसाइयों से। बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ डर के नाम से ये लोग शासन करना चाहते हैं, डर पैदा करके। और धर्म जो होता है ना, धर्म विशेष क्या होता है कि आपके मन में दहशत पैदा करता है, और वो दहशत आपके दिमाग में रहेगा तो आप उस धर्म से अटैच होकर रहिएगा, चिपक के रहेंगे। आपको यही डर आरएसएस और भाजपा के नेता पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको डर पैदा हो गया है कि आज ना कल स्वर्णों की सत्ता चली जाएगी और देश का सत्ता एक बार ओबीसी, दलित और आदिवासियों के हाथ में आ गया तो ये कभी भी नहीं निकल पाएंगे और देश में सदा के लिए ओबीसी शासन करेंगे। और यही डर से ये बटेंगे तो कटेंगे नारा चलाया जा रहा है। लेकिन हमको नहीं लगता इस आप जो है कि ओबीसी, दलित और आदिवासी इससे मतलब इनके झांसे में आने वाले, इस जुमला में आने वाले। अब बहुत तेजी से वो जन जागरण फैल रहा है और इनको पता है, दलित, आदिवासी, ओबीसी, इनको अधिकतर लोगों को पता चल चुका है कि धर्म के नाम पर ही, धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला के, सरनाई शाही के नाम पर नफरत फैला के स्वर्णों ने हमारे ऊपर शासन किया है। अब इस शासन को उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। लेखक गलक्ष्मण डुंडुंग जिस तरह से चुनाव आयोग की बात कहें तो कह रहे हैं कि जो केंद्र के लीडर आ रहे हैं और तमाम बातें रख रहे हैं, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, शिवराज चौहान की बात करें या मोदी जी की बात करें, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कांग्रेस के जो लोग हैं उनको बयान जो आता है तो मौके कहीं ना कहीं जो बीजेपी की आईटी सेल है वो रख रहा है। वो बोले थे जिस तरह से अभी इरफान अंसारी के बयान बहुत जोशों से झारखंड में चल रहा है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सीता सोरेन के वो कर दिए थे, लेकिन नहीं, इनका स्पष्ट है कि जो पूरा वीडियो अगर कोई सुनेंगे तो जो बीजेपी में जो नेता हैं, पुराने नेता जो बाहर से आ रहे हैं, उसको रिजेक्टेड माल शायद वो इरफान अंसारी कहते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आईटी सेल में जो बीजेपी के बैठे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सीता सोरेन को कहा गया है। और उसके लेकर के चुनाव आयोग भी या जनजातीय आयोग जो है दोनों रेस हो गए हैं। उस पर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर ये जिस तरह से विपक्ष कहें कि अगर कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष पर इस तरह कार्रवाई करने के लिए तुरंत चुनाव आयोग आगे आते हैं, तो जो केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं या जिस तरह से पक्ष में हैं उन पर भी कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं इस अब देश के लिए अच्छा या ये जिस तरह से करें कि दुर्भाग्य है। तो बता दें कि चुनाव आयोग एक वो बॉडी है कि चुनाव कराने के लिए उन्हीं की जिम्मा होता है। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।
इसको हम लोग लेकिन छोड़ दिए।